Hello students, so we have started with the 7th chapter of economics, that is national income, and by now I think you have understood what is the true meaning of the national income. We have understood the meaning of national income by seeing different definitions of national income given by different institute or different great economists. Okay, then we have seen what are the different features of national income, what are the different sectors that are available in the economy, that is 2 sector, 3 sector, 4 sector, and we have seen 2 sector economy in detail. What are the different concept of economy, that is what is GDP, NDP, GNP. Then we have started with the methods of measurement of national income, and in that we have seen in detail what is the output method. Okay, now we have to start with what are the precautions in the output method. मीन्स जब भी हम लोग ये आउटपुट मेथड यूज़ करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन हमको लेनी पड़ती है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हमको लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से नेशनल इनकम ट्रू आता है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हमेशा ट्रू होता है. सो देयर आर सेवरल पॉइंट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक जिसको हम लोग को पढ़ने का है, और ये अप्लाई भी होता है जिसकी वजह से ही नेशनल इनकम का मेजरमेंट हमेशा ट्रू और एक्यूरेट आता है. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग. अब तक हम लोग को डबल काउंटिंग पता चल ही गया रहेगा. नेशनल इनकम में बार बार किसी चीज़ को काउंट नहीं किया जाता है, उसके एक्चुअल आउटपुट प्राइस को बार बार नेशनल इनकम में गिना नहीं जाता है, और उसको गिनने के नहीं लेने के लिए, मतलब उससे बचने के लिए, टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी टेकन इनटू द अकाउंट. मतलब जो वैल्यू है, जो एमआरपी है, फाइनल प्राइस है वो प्रोडक्ट का, उसको ही नेशनल इनकम में गिना जाता है, ना कि हर स्टेज पे जितना पैसा लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ओके, सो द गुड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज गुड यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय अ फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय गैस वर्क. तो कई बार फार्मर्स जो भी ग्रो करते हैं अपने फार्म में, कई बार उन लोग बेचने से पहले कुछ चीज़ें, जो भी धान, जो भी राइस, वीट उगाते हैं, उन लोग थोड़ी चीज़ें अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन लोग बाजू में रख देते हैं. ओके, सो द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड एस्टिमेट करना चाहिए नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के, क्योंकि उसका एक्चुअल प्राइस कितना है वो तो मालूम नहीं, क्योंकि फार्मर कभी भी एक एक्यूरेट अमाउंट अपने लिए निकाल के नहीं रखता है. ओके, एंड द इम्प्यूटेड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूड. जो भी गैस वर्क किया रहेगा हम लोग ने, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड. जो भी इनडायरेक्ट टैक्स रहते हैं, जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, सब लगते हैं, उसको डिडक्ट करने का, उसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है. ओके, क्योंकि वो आउटपुट में एक्चुअल प्राइस नहीं और बढ़ाता है, बल्कि गवर्नमेंट का एक तरह से इनकम है. एंड द सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो कि डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट कई बार काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन को, उसको ऐड किया जाता है फॉर द एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, next is while evaluating output, that is while calculating the national income, changes in the price level between different years must be taken into the account. तो कई बार काफ़ी प्रोडक्ट्स के काफ़ी बार नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, किसी एक साल का नेशनल इनकम मेजर करने के लिए, तो उसके जो डिफरेंट वैल्यूज़ आए हैं इन द डिफरेंट ईयर्स, उसको भी कंसिडरेशन, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की इनकम है, हम लोग बाहर भेज रहे हैं सामान, एंड ऑल दोज इम्पोर्ट्स, जो भी बाहर से सामान आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, उसको डिडक्ट किया जाता है, उसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है. ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल असेट शुड बी डिडक्टेड. डेप्रिसिएशन जो भी होता है कैपिटल असेट पे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ओके, इस पे जो भी डेप्रिसिएशन कैपिटल असेट पे होता है उसको नेशनल इनकम के लिए कभी भी गिना नहीं जाता है. नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. कभी भी सेकंड हैंड गुड्स का कोई भी प्राइस कभी भी बेचेंगे, खरीदेंगे, तो उसको नेशनल इनकम में गिना नहीं जाता, क्योंकि एक बार एक्चुअली में उसका मेजर तो नेशनल इनकम में पहले ही हो गया रहता है. ओके, सो आउटपुट मेथड, दिस मेथड जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोग ने डिटेल से पढ़ दिया था. दिस मेथड इज करेंटली यूज्ड इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया. हाउएवर इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ द मार्जिन ऑफ एरर. इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आउटपुट मेथड में. इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट, बट इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, कम्युनिकेशन सेक्टर्स इन इंडिया. ओके, next topic is about the income method. Okay, this is the second method of measuring national income. This method is also known by the name as factor cost method. Okay, and in this method we are seeing the measuring of national income from distribution side. In the last method, that is output method, we were seeing it from the production side. जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बाद उसको नेशनल इनकम में कैसे मेजर किया जाता है, बट फ्रॉम दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नेशनल इनकम में उसको गिना जाता है. ओके, so according to this method, the income received by all the citizens, all the person that is living in a particular country in a particular year, जितना भी पैसा एक इंसान को एक देश में रहने के बाद एक साल के अंदर मिलता है, जब उसको टोटल करेंगे, जब उसको ऐड करेंगे, ओके, विच इज़ गेटिंग फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी तौर तरीके से उसको पैसे मिल सकते थे, जब उसको ऐड करेंगे तो हमको जो मिलता है अमाउंट, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम. एंड द वे ऑफ अर्निंग इनकम इज़ फ्रॉम
कुछ ही जगह से वो नेशनल इनकम दैट इज इनकम कमा सकते हैं, जैसे कि कुछ हो गए रेंट। ओके, ज़मीन मैंने भाड़े पे दी हुई है, उसका जो इनकम आता है उसको कहते हैं रेंट। वेजेस, मैं काम करके सैलरी वेजेस कमा सकता हूँ। इंटरेस्ट, मैंने एफडी की हुई है, सेविंग में शेयर्स खरीदे हुए, बॉन्ड्स खरीदे हुए, डिबेंचर्स खरीदे हुए, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट्स, अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ये कुछ ही जगहों से हम लोग इनकम कमा सकते हैं। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द जो ये अमाउंट मिलता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ नेशनल इनकम। ओके, एंड इन दिस मेथड ट्रांसफर पेमेंट्स आर इग्नोर। अभी ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है हम लोग आगे चैप्टर में देखने ही वाले हैं। ओके, तो हमको कैसे पता चलता है कि एक इंडिविजुअल एक देश के अंदर कितना इनकम कमाता है? ओके, इट इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक इनकम टैक्स रिटर्न, रिपोर्ट्स बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, एज वेल एज द एस्टिमेट्स ऑफ द स्मॉल इनकम। तो जब इन लोग अपनी इनकम्स को पब्लिश करते हैं, इनकम को बताते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के सामने, तो पता चल जाता है एक इनकम एक साल में एक देश के अंदर कितना इनकम कमाता है, और जब उसको ऐड करते हैं तो हमको नेशनल इनकम मिलता है। ओके, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट फ्रॉम इनकम मेथड इज सिमिलर टू मेजरिंग जीएनपी। हम लोग ने जीएनपी क्या होता है ये पहले भी देखा है, ठीक है ना। जीएनपी का अमाउंट और मेजरिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, जीएनपी में भी हम लोग को सम फैक्टर्स ऑफ इनकम दैट इज यही नेशनल इनकम इसी तरीके से मेजर करना पड़ता है। थस जीएनपी अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड इज कैलकुलेटेड एज फॉलो: national income is equal to rent plus wages plus interest plus profit plus mixed income plus net factor income from abroad। अब ये mixed income क्या होता है? तो mixed income का मीनिंग है when a person is in self employment job, जब वो खुद को खुद की जॉब देता है, he is a freelancer kind of a person who is in self employment, तो उसको जो इनकम मिलती है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनकम। ना कि उसकी वेजेस में उसको गिना जाता है, ना ही हम लोग किसी और चीज़ में उसको इंक्लूड करते हैं, तो उसको मिक्स इनकम के ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, प्लस नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जितना हम लोग ने लास्ट चैप्टर में एक पढ़ा था आर माइनस पी, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, तो नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इज सिंपल बट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जितना देश में हम लोग देश से बाहर गुड्स बेच रहे हैं वो इनको हम लोग ऐड करते हैं, जितना देश के अंदर बाहर से गुड्स आ रहे हैं उसको हम लोग लेस करते हैं, जो अमाउंट आता है उसको नेशनल इनकम में लिख देते। सिंबॉलिकली इट इज एन आई इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस एम आई प्लस एक्स माइनस एम। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिकॉशन। तो हम लोग को इनकम मेथड में भी कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अराइव दैट द ट्रू अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। तो फर्स्ट इज ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट। अभी ट्रांसफ़र इनकम होते क्या है, मतलब हम लोग इनकम तो किसी को दे रहे हैं लेकिन वो उसकी एक्चुअल इनकम नहीं है, ठीक है ना, तो उसको उसके नेशनल इनकम के लिए मेजर नहीं किया जा सकता है। सच एज स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जैसे कि हम लोग अगर किसी को डोनेशन दे रहे तो सामने वाले के लिए पास तो पैसा आ रहा है लेकिन क्या वो उसकी इनकम है? नहीं, तो उसको नेशनल इनकम में या उसकी इनकम नहीं हम लोग गिन सकते, ना ही उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल अनपेड सर्विसेज। जो भी सर्विसेज हम लोग को कोई रिटर्न में दे रहा है बट हम लोग उसको इन रिटर्न में मनी या उसके इनकम नहीं कमा के दे रहे तो उसको नेशनल इनकम में नहीं दिया गिना जाता है। सच एज हाउसवाइफ हमारे घर में कितना काम करती है, ओके, बट हम लोग उनको इन रिटर्न कुछ मनी या उनको इनकम नहीं देते, सैलरी नहीं देते, तो उसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है। टीचर टीचिंग हर और हीज ओन चाइल्ड। तो कोई अगर घर पे अपने ट्यूशन लेता है और हो सकता है ट्यूशन लेते वक्त तो अपने बच्चों को भी सिखाता हो, तो क्या वो बच्चे से अपना फीस लेता है? नहीं, लेकिन वो सर्विस तो दे रहा है, तो उसको नेशनल इनकम में जो उस बच्चे को सिखा रहा है तो उसके नेशनल इनकम में एस्टिमेशन नहीं की जाती है। ओके, एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। कभी भी सेकंड हैंड गुड्स बेचे जाते तो उसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता, क्योंकि एक बार पहले ही जब वो बिका रहता है तो नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड किया जाता है। तो अगर अब वापस इंक्लूड करेंगे तो it is a matter of duplication, that is double counting। okay, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड। जब भी शेयर्स और बॉन्ड बेचे जाते हैं तो उससे जो भी इनकम आती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज इट डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट इज जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट कमाती है थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो भी हमारी गवर्नमेंट, देश की स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया वो वापस से खर्च करके हमारे देश का डेवलपमेंट ही करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू रिसीव बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। जो भी प्रॉफिट्स रहता है कुछ सालों का कंपनी ने जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, शेयर्स पे बोनस नहीं दिए हैं, डिविडेंड नहीं बाते, वो सब रखे। ओके, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से अगर कुछ इनकम आ रही है गवर्नमेंट को। एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज मीन एंटरप्राइज विच इज ओन बाय गवर्नमेंट सच एज वाटर सप्लाई बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, BST, स्टेट ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इससे जो भी कमाई आ रही है, इससे जो भी इनकम आ रही है गवर्नमेंट को, इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि एक इनकम है गवर्नमेंट की हमारे। ओके, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इम्प्यूटेड में एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन विच इज केप्ट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन एंड एस्टिमेशन ऑफ रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड।
ओके, इसको नेशनल इनकम में गिना जाता है। Okay, in India, National Income Committee of Central Statistic Organization uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal arts, public administration and domestic। तो नेशनल इनकम कमिटी जो है विच इज़ फॉर्म्ड अंडर द CSO, इसका काम है सबका इनकम हमारे देश में जिसका पता है हम लोग को ट्रांसपोर्ट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज में, ट्रेड में से जिसके इनकम हमें पता है उसको ऐड करके नेशनल इनकम का पता लगाना, टोटल अमाउंट तक पहुंचना। ओके, so next method is expenditure method. This method is also known as outlay method. Okay, तो ये method में हम लोग कैसे measure करते हैं national income को। So in this method, expenditure incurred by all the person living in a society in a particular country is added up at the end of the year in a particular year, और जो भी amount हमको मिलता है वो बन जाता है हमारा national income। Okay, income can be spent either on consumer goods or on capital goods। तो ये इनकम जो है ये इट कैन बी एक्सपेंडेड इधर ऑन द कैपिटल गुड्स और ऑन द कंज्यूमर गुड्स। ओके, या तो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं कॉमन सिटीजन्स, या तो कंज्यूमर गुड्स जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमको गुड्स चाहिए उस पर पैसे कंज्यूम एक्सपेंड कर सकते हैं। Okay, thus we can get the national income by summing up, that is by totaling up all the consumption expenditure and investment expenditure made by individuals, एक इंसान, by firms, business firms, या तो गवर्नमेंट एक कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर करती है एक साल के अंदर। thus GNP, that is gross national product, is found by adding up national income is equal to C plus I plus G plus X minus M plus R minus P। तो ये C plus I plus G, X minus M, R minus P होते क्या, इसको डिटेल में और पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज C। So what is private final consumption expenditure? It is by expenditure done by the households. Households मतलब कॉमन सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक नहीं चाहिए पर डे टू डे लाइफ में काम आती है, सच एज फूड, हम लोग खाने पे खर्चा करते हैं बराबर, विच इज़ यूज इमीडिएटली, एंड एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन अ ड्यूरेबल गुड जो लंबे समय तक चलते हैं, दैट इज टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ठीक है ना। एंड एक्सपेंडिचर और सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस, हम लोग इधर से उधर मेडिसिन पे खर्चा करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो भी खर्चे होते हैं एक नॉर्मल सिटीजन के लाइफ में, उसको सी में यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज आई, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई भी इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर डन ऑन अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ओके, ऑन द पार्ट ऑफ अ बिजनेस। ओके, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब कोई भी बिजनेस करते हैं उसको आई में, दैट इज GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जब भी गवर्नमेंट कुछ खर्चे करती है तो उसको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कुछ इन्वेस्टमेंट अपने पार्ट पे करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे करते हैं। एक बार रीड करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेट्रा। जब भी गवर्नमेंट कोई खर्चे करती है देश को डेवलप करने के लिए तो उसको उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। Next is government investment expenditure refers to expenditure incurred by government on creating infrastructure facilities like roads, railways, bridges, dams, canals, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जो कि हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे, देश अपना गुड्स कितना बाहर बेचते हैं दूसरे कंट्री में और कितने दूसरे कंट्री से हमारे देश में आते हैं, जब इनको एड लेस करते हैं और जो अमाउंट आता है उसको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज नेट रिसीट्स, दैट इज R minus P। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मीनिंग क्या है, तो कुछ लोग हमारे देश के बाहर जाके उनके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उनके देश में रहते हैं, और कुछ लोग बाहर से आके हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। जब इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं और कुछ अमाउंट आता है तो इसको कहते हैं नेट रिसीट्स, दैट इज R minus P। ओके, सो इसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने चाहिए अगर हमको परफेक्ट नेशनल इनकम मेजर करना है। तो फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड। अभी इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या हम लोग ने पढ़ा था, जब फाइनल गुड्स पहुंचने से पहले, फाइनल गुड्स बनने से पहले जो भी प्रोसेस रहते हैं उसको वो फाइनल गुड्स तक पहुंचाने के लिए ऑल द स्टेजेस दैट इज इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू मेक दैट गुड्स टर्न इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, वो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोसेस। एंड दिस इज अवॉइडेड बिकॉज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, next point is expenditure on repurchase of second hand goods. Those expenditure that the common citizen has made in order to purchase a second hand goods should be ignored। हम लोग ने तो पहले भी पढ़ा था, second hand goods का कभी भी बेचेंगे खरीदेंगे उसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता, नहीं इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप
ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को हम लोग ने ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इन इनकम भी देखा था कि उसको कभी भी नेशनल इनकम में नहीं मेजर किया जाता है। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये भी हम लोग ने पढ़ा था। शेयर्स बॉन्ड्स को जब भी बेचेंगे खरीदेंगे उसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता बिकॉज इट डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स को कभी भी मार्केट में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो डिडक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी खर्चे किए गए हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे उसको ऐड किया जाता है नेशनल इनकम के मेजर में। एंड सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, डिस्काउंट देती है, कंसेशन देती है, उसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ओके, सो आउट ऑफ दिस मेथड जो भी हम लोग ने देखा था, आउटपुट मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया या एक्सपेंडिचर मेथड हो गए। ओके, in advanced country like USA and UK, income method is popular. Okay, expenditure method is rarely used by any of the country because of there is certain kind of a practical problem. In India, the CSO, that is Central Statistical Organization, adopts a combination of both, that is output method and income method, to estimate national income of a country. Okay. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ इन द मेजर ऑफ नेशनल इनकम। कुछ प्रॉब्लम्स आती है कभी भी अगर हम लोग को नेशनल इनकम मेजर करना रहता है, तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ theoretical difficulties or conceptual, which is difficulty that is present only on the paper. So first is transfer payment। तो हम लोग को पता है ट्रांसफर पेमेंट्स होता है क्या, किसी गवर्नमेंट तो एक तरह से कुछ लोगों के हेल्प कर रही है, उनको कुछ पैसा दे रही है, लेकिन उन जिन लोगों को दे रही है उनके लिए वो इनकम नहीं, उनको भले ही हाथ में पैसा मिल रहा है लेकिन उनके लिए वो इनकम नहीं। सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि वेदर दैट इनकम, दैट मनी विच इज़ गेन बाय वन पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट, और इसकी वजह से हम लोग उसको नेशनल इनकम में नहीं ले पाते हैं। ओके, तो अभी तक ये क्लियर हो नहीं पाया, अभी तक सामने आ नहीं पाया कि ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए। नेक्स्ट इज इलीगल मनी। सो इलीगल इनकम कैन बी अर्न बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स सच एज गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग। लेकिन क्या कोई इलीगल मनी गवर्नमेंट के सामने बताता है कि हाँ मैंने इलीगल मनी कमाया है? नहीं। तो जब कोई गवर्नमेंट को बताएगा ही नहीं तो इलीगल मनी इज नेवर इंक्लूडेड, इलीगल इनकम इज नेवर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन, इन द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके लिए ये प्रॉब्लम है कि इलीगल मनी ज़्यादा करके सामने आ नहीं पाता। नेक्स्ट इज अनपेड सर्विसेज। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, only paid services for the goods and services is included in the calculation of national income, but there are number of unpaid services which is not included yet in the calculation of national income, such as the services done by the housewives in our houses. Okay, or any other services which is done in the form of love, affection, mercy, sympathy, charity, ये सबको national income में include नहीं किया जाता है। Next is productions for self consumption. So there are many business houses, there are many businessmen who once in a while does a production of the goods or the services for the self consumption, ना कि और आगे बेचने के लिए, खुद के लिए उन लोग कोई गुड्स बना के ले लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हो या बिजनेसमैन हो, तो उनको उन लोग नेशनल इनकम में बताते ही नहीं, क्योंकि उन लोग अपने बुक्स में तो कभी ये बताते ही नहीं कि उन्होंने वो गुड्स बेचा है। तो बुक्स में जब इंक्लूडेड ही नहीं होगा सेल में, तो इसका मतलब वो कुछ बिका ही नहीं हो, जब बिका ही नहीं है तो नेशनल इनकम में मेजर नहीं होगा, हैंस इट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर द नेशनल इनकम। Next is income from foreign firms. Okay, so according to IMF, that is International Monetary Fund, ये कहते हैं कि इनकम ऑफ अ फॉरेन फर्म, अगर कोई फॉरेन कंट्री आके हमारे देश में बिजनेस कर रही है तो उसका जो भी इनकम होगा इस देश में से, वो इस देश का नेशनल इनकम में नहीं गिना जाएगा, बल्कि वो उस देश का नेशनल इनकम में गिना जाएगा जहाँ की वो कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ Amazon comes to India and start doing its business in India, so all the income that the Amazon has earned from India should be included in the national income of America and not of India, क्योंकि ऐसा IMF कहती है। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। सो गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट वो काफ़ी सारे सर्विसेज एक कॉमन सिटीजन को प्रोवाइड करती है, सच एज लॉ एंड ऑर्डर, कानून देती है, डिफेंस देती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। बट द कैलकुलेशन, बट इफ़ यू थिंक कि अगर हम लोग इसका अमाउंट निकालेंगे, जितना भी हम लोग को सर्विस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जो भी सोल्जर्स लोग हम बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्या हम लोग उसके लिए कुछ पैसा देते हैं अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस? नहीं। लेकिन अगर हम लोग उसकी सर्विसेज का पैसा निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द टू वैल्यू द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, विच इज़ प्रोवाइडेड टू द कॉमन सिटीजन, और उसकी वजह से उनका रियल वैल्यू नहीं आ पाता है नेशनल इनकम में।
Okay, next is changing price level. So there is a problem of measuring the national income due to changes in the price level. कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे देश में इन्फ्लेशन चालू है. इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं गुड्स का, और जब गुड्स के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब नेशनल इनकम भी बढ़ चढ़ के ही दिखेगा हमारे ऑन पेपर्स. लेकिन हमेशा इन्फ्लेशन के टाइम में प्रोडक्शन एकदम कम हो जाती है देश के अंदर, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है गुड्स के, तो प्राइसेस ज़्यादा है मतलब डिमांड एकदम कम हो जाते हैं. हम लोग ने ऑलरेडी आगे के माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में ये सब पढ़ चुके हैं. जब प्राइसेस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड कम हो जाता है, तो जब इन्फ्लेशन रहेगा तो डिमांड एकदम कम रहेगा, लेकिन जब प्राइसेस जाते हैं तो हमारा नेशनल इनकम भी बहुत ज़्यादा दिखेगा. तो क्या ये असली वैल्यू है हमारे नेशनल इनकम का? नहीं. तो इसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स जो सामने आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो नेशनल इनकम में मेजर करने में आती है. सो फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वन कैन कम थ्रू अ फेस इन अ प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग अ नेशनल इनकम. ठीक है ना. अभी डबल काउंटिंग होता है कि हम लोग ने अभी तक ये पूरे चैप्टर में पढ़ चुके, एक चीज़ को डबल बार काउंट करना नेशनल इनकम में, उसको कहते हैं डबल काउंटिंग. तो इट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी. कई बार कुछ लोग डिस्टिंग्विश बराबर से नहीं कर पाते कौन सी चीज़ इंटरमीडिएट गुड्स है, कौन सी चीज़ फाइनल गुड्स है. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, फ्लावर यूज बाय बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वाइल दैट फॉर हाउस होल्ड इज अ फाइनल प्रोडक्ट. फ्लावर होता है क्या मालूम है हम लोग को? आटा. ओके, जो बेकरी के लिए जिससे पाव बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, उन लोग के लिए वो इंटरमीडिएट, क्योंकि उनसे उन लोग और चीज़ बना के आगे बेचने वाले. बट अगर हमारे घर में उससे हम लोग रोटी चपाती बनाते हैं तो वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है. तो इसकी वजह से कब उसको नेशनल इनकम में मेजर करना, ये काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर. सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरियाज इन इंडिया, स्टिल देयर आर नॉन मोनेटाइज सेक्टर. अभी ये होते क्या है, एग्रीकल्चर जो कि हमारा मेन पार्ट है इंडिया के अंदर, दैट इज़ फार्मिंग, वो अभी भी अब उसके अंदर अभी भी मेजर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चालू है. ठीक है ना. कई बार उन लोग अपने गुड, अपने जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट फार्मर के पास आए, उन लोग कई बार उसे कोई दूसरे गुड्स और सर्विस के लिए एक्सचेंज कर जाते हैं. तो इसकी वजह से नेशनल इनकम मेजर करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं. Okay, next is inadequate and unreliable data. So there is still inadequate data और unreliable data जिसके ऊपर हम लोग completely rely on नहीं कर सकते, and because of that we face a problem of calculating national income. Such हम लोग बात करते हैं such as data relating to crops, that is agriculture के data. farmers लोग अपना पूरा हिसाब किताब थोड़ी लगते कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना मैंने इनकम टैक्स दिया है. ओके, फिशरीज जो फिशरमैन है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट में जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल एंटरप्राइज छोटे बिजनेस जिसके, उन लोग के पास ऐसा रिलायबल डेटा नहीं रहता अपने बिजनेस का. एंड बिसाइड दिस डेटा ऑन अर्न इनकम्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. और तो जो भी रूरल पॉपुलेशन में रहते हैं जिनके पास कंजम्पशन कितना किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, उसके भी कुछ डेटा अवेलेबल नहीं होते. बिकॉज ऑफ दिस ट्रू आइडेंटिटी ऑफ अ नेशनल इनकम इज नॉट एबल टू बी रिवील्ड. ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है क्या? डेप्रिसिएशन मीन्स असेट की वैल्यू कम होना, दैट इज रेफर्स टू द वेयर एंड टेयर ऑफ अ कैपिटल असेट्स ड्यू टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके, बट कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी कॉमन प्रोसेस नहीं है, कोई भी कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, एक्सेप्टेड रेट्स नहीं है कि कितना डेप्रिसिएशन किस पे कितना एप्लीकेबल होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो करेक्ट मेथड टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द कैपिटल असेट, और इसकी वजह से हम लोग इसको नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल गेन और लॉसेस. कैपिटल गेन और लॉसेस होते क्या है? विच अक्रू टू द प्रॉपर्टी ओनर. जो भी ओनर रहते हैं प्रॉपर्टी का, उनको होता है कैपिटल गेन और लॉसेस. इस एक होता क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट्स और चेंजेस इन द डिमांड्स, एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज चेंजेस डज नॉट फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. समझो मैंने 2 लाख की एक ज़मीन खरीदी, आज उसकी वैल्यू है 5 लाख. तो 5 लाख तो हो चुके हैं, लेकिन क्या इसको नेशनल इनकम में गिनना चाहिए कि 5 लाख की वैल्यू? नहीं, क्योंकि 5 लाख की हो चुकी है, लेकिन मैंने उसको बेचा खरीदा थोड़ी. तो आज भी मेरे पेपर जो हाथ पे प्रॉपर्टी का, उसमें 2 लाख ही लिखा हुआ है. बट ये उसके लिए कैपिटल गेन है कि अगर आज वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको 5 लाख मिल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस. सो इंडिया में अभी भी इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है. एंड नेक्स्ट इज इग्नोरेंस. कई लोग कई बार नज़रअंदाज अवॉइड कर देते हैं कुछ भी चीज़ लिखने को, प्रॉपर अकाउंट हिसाब किताब रखने के लिए, और उसकी वजह से उन लोग प्रॉपर डेटा नहीं दे पाते और नेशनल इनकम मेजर नहीं हो पाता है. Next is difficulty in the classification of working population. So in a country like India, working population is not clearly defined. अभी ये है क्या?
कोई कई कई लोग दो दो तीन तीन काम एक साथ करते। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर द होल ईयर। तो जो भी फार्मर है इंडिया में पूरे साल भर के लिए एग्रीकल्चर नहीं करते, कुछ ही टाइम के लिए, जितना फेवरेबल सीजन है उसी टाइम में उन लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एंड इन द ऑफ सीजन उन लोग कुछ अल्टरनेटिव जॉब्स करते हैं। एंड इन दैट केस उनका प्रॉपर आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी, उनका ट्रू सोर्स ऑफ इनकम फाइंड करना काफी इनकम है, बिकॉज ऑफ दैट नेशनल इनकम ट्रूली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब हमारे पास जो स्टॉक रखेगा उसको इन्वेंट्रीज कहते हैं। सो रॉ मटेरियल हो या इंटरमीडिएट गुड्स हो या सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिनिश्ड गुड्स हो, जो भी हमारे पास स्टॉक में रखे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। एंड इन द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इन्वेंट्रीज अगर कोई भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट, इन कैलकुलेटिंग द एस्टिमेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, पूरा वैल्यू आगे जाके चेंज हो जाता है और उसकी वजह से नेशनल इनकम को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। सो इसको इन ऑर्डर टू arrive at the true result of the national income, it is quite important to carefully assess the valuation of the inventories. Okay, so the last topic of the chapter is importance of national income. So first point is for the economy. So economy के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए national income बहुत important है। In present times the national income data are regarded as the accounts of economy। ठीक है ना, इसको एक हिसाब किताब, एक accounts कहा गया है for the economy। जो national income है, it is also known by the name as social accounts। क्या होता है social account? It tells how the aggregates of a nation's income, output कैसा चल रहा है हमारे देश का, total income कितना है हमारे देश का, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है देश के अंदर, हाउ इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कितना इंडस्ट्रीज, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारे देश का विद डिफरेंट कंट्रीज, ये सब हमको पता चलता है नेशनल इनकम की वजह से ही। Next topic is national policies. If the government wants to decide any policy for the betterment, for the development of an economy, for the society, उसको national income के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है। Because of national income only national policies such as employment policy, industrial policy, agriculture policy, ये सब decide कर सकते हैं। Because after knowing the national income only हम लोग decide करेंगे कि किस direction में हमको अपने economy को बढ़ाना है, आगे चलाना है। नेशनल इनकम ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट इकोनॉमिक मॉडल्स लाइक ग्रोथ मॉडल, कितना ग्रोथ करने का आने वाले सालों में नेशनल इनकम के बाद ही पता चलता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हमको कितना करने का है, ये सब नेशनल इनकम के बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग, फॉर कैसे आगे आने वाले सालों में देश को चलाने का, इन्वेस्ट कहाँ पे करने का है, ये सब हमको तब पता चलेगा जब हमको आज का पैसा, आज का कितना हमारा इनकम है, कितना देश का इनकम है, ये जब हमको आज का डेटा पता चलेगा। इट इज़ क्वाइट एसेंशियल दैट इज टू नो द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ओके, दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम, आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसर्च. So national income data are also used by the research of scholar of economics. So first of all, research is quite important in the field of economics, ठीक है ना, and it is done by the scholars in the field of economics. They make use of various data such as country कितना output कर रहा है, country का input कितना है, income कितना है, saving कितना है, consumption कितना है, investment कितना है, employment कितना है, और ये सब हमको data कब पता चलेगा? When we will get the information from the social account. And what is social account? That is indirectly national income. Okay. Comparison of standard of living. Next point, national income data help us to compare the standard of living in the different country. कैसे डिफरेंट कंट्री के लोग किस तरीके से अपने लाइफ जीते, किस तरीके से रहते हैं, ऐसा हम लोग को कब पता चलेगा? जब हम लोग को कोई देश का इनकम पता चलेगा। आजकल हम लोग ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि पाकिस्तानी पीपल का, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है? क्यों? बिकॉज द नेशनल इनकम ऑफ द पाकिस्तान हमारे देश से कम है। वहीं पे अमेरिका के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे देश से कई ऊपर है, बिकॉज द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री इज क्वाइट हायर देन आवर कंट्री। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टेक्स प्लेस इन द कंट्री। दैट इज द डेटा रिलेटेड टू वेजेस, कैसे एक लोगों को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक जगह से दूसरी जगह मिला जाता है, कैसे उन लोग कमाते हैं सोसाइटी के अंदर। ओके, वी अंडरस्टैंड डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम, कैसे डिफरेंसेस है दूसरे के लोगों में, कोई इतना ज़्यादा कमाता है, कोई इतना कम कमाता है, कैसे डिफरेंस, कैसे डिस्पैरिटीज आता है, क्योंकि किसी का कोई बिजनेस हो सकता है तो कोई डेली वर्कर हो सकता है, तो डिस्पैरिटीज कैसे आता है इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये हम लोग को नेशनल इनकम की वजह से पता चलता है। तो ओके, सो विद दिस we have concluded this chapter. I hope I was able to make you understand everything that we have came across this chapter. Okay, thank you very much.